करेंगे, गेस्टाल्ट स्कूल की बात करते हैं, ठीक है। सर बिहेवियरिज्म भी बचा हुआ है। बिहेवियर नहीं हुआ है, नहीं, साइको एनालिसिस तक हुआ था। कैसे हो गया? हो गया बिहेवियर हो चुका। नहीं हो गया। वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात उसी में ना हुई थी। अच्छा ठीक है, चलिए अभी गेस्टाल्ट शुरू कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। वीडियो डाले हैं, देख सुन लीजिएगा ना, वीडियो डाले हैं, पता चल जाएगा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है सर। सर पहला संरचनावाद, अश्विया, दूसरा प्रकार्यवाद और तीसरा, हाँ सर, बिहेवियरिज्म। अश्विया आ गई। हेलो, जी सर। अश्विया नहीं आई है, चलिए शुरू करते हैं। आ रही हैं, उनका ये लगता है नेट आज गड़बड़ है बहुत। बात करें गेस्टाल्ट स्कूल की, तो गेस्टाल्ट स्कूल फोकस करता है किस चीज़ पर? ये ऐसा थॉट है, ऐसा थॉट की चर्चा करता है गेस्टाल्ट स्कूल, जिसमें ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को एज ए होल समझने का प्रयास किया गया है, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो उसका माइंड है या मेंटल प्रोसेस है, उसको हम क्या करते हैं, एज ए होल समझने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम बात करेंगे एज ए होल की, कि जो हमारा बिहेवियर है और जो हमारा माइंड है, वो एज ए होल हम उसको समझने की प्रयास करेंगे। गेस्टाल्ट के मीनिंग क्या है? अश्विया का मैसेज है कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। चलिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बुनियाद रखने में वॉर्दाइमर का नाम आता है। फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वॉर्दाइमर है, और उनके दो कलीग थे, कोहलर और कोफ्का, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि मीनिंग क्या है, गेस्टाल्ट की मीनिंग क्या है। जर्मन वर्ड है ये गेस्टाल्ट, जिसका मतलब होलनेस, होल या कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको, जिसका अर्थ होता है कॉन्फ़िगरेशन या होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। होलनेस भी ले सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हैं। क्लियर है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेसिकली इस बात की चर्चा करता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन करते हैं, तो उसको एज ए पार्ट नहीं करते हैं, बल्कि एज ए होल करते हैं। हाँ, एज ए होल करते हैं। उनका मानना था कि पार्ट का परसेप्शन होल के परसेप्शन से अलग होता है। चीज़ों को हम अलग अलग ढंग से समझ पाते हैं। बहुत सिंपली इसको समझ लीजिए कि अगर हमें एक पेन है, ठीक है, और आपको दिखाते हैं, तो आप क्या बताइएगा? पेन है। वेरी गुड। एज ए होल आपने उसको परसीव किया। उस पेन को हम खोल के ढक्कन अलग कर देते हैं, ठीक है, रिफिल अलग कर देते हैं, उसका बॉडी अलग कर देते हैं, उसका पिछला हिस्सा अलग कर देते हैं। अब आप इसको हमने पार्ट्स में कर दिया। अब इसका परसेप्शन कैसा होगा? पार्ट वाइज होगा सर। पार्ट वाइज होगा। आप कहिएगा कि सर ये रिफिल है, ये ढक्कन है, ये इसका निब है, ये इसकी बॉडी है। तो पार्ट का एज ए पेन आप उसको परसीव नहीं कर पाइएगा। तो यही उनका मानना था कि हम एज ए होल, ठीक है, जो होल परसेप्शन है वो पार्ट परसेप्शन के बराबर नहीं होता है। पार्ट परसेप्शन हमेशा अलग होगा और होल परसेप्शन हमेशा अलग होगा। क्लियर है? ये उनका बेसिक थीम था। और बात करें अब हम हिस्ट्री की, कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की हिस्ट्री अगर हम मान के चलें, तो ये शुरू होता है वो मैक्स वर्दाइमर से, ठीक है, उनके काम से। और मैक्स वर्दाइमर का काम क्या था, किसी को याद है? 5 फेनोमेना घटना। 5 फेनोमेनन से ही गेस्टाल्ट स्कूल उभर कर सामने आया, ठीक है। तो गेस्टाल्ट स्कूल में 5 फेनोमेनन घटना की चर्चा जो की गई थी, इसमें क्या किया गया था? ट्रेन में सर यात्रा करते समय उन्होंने मूवमेंट देखा था। और नहीं सर, 5 फेनोमेना वो इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड था, जिसमें 60 सेकंड के लिए अगर किसी नहीं मतलब 60 मिली सेकंड के लिए किसी बल्ब को जलाया बुझाया जाता है, तो उसमें गति एपरेंट मूवमेंट नज़र आने लगता है, गति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो 5 फेनोमेना घटना में देखा गया कि जब
दो बल्ब को एक साथ पार्टिकुलर टाइम अंतराल पे जलाया गया, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद उसका परसेप्शन व्यक्ति को मोशन के रूप में होने लगा। जितने लोग भी हैं सब आधा से ज़्यादा तो इसमें शादीशुदा है मेरे ख्याल से, है ना? जी हाँ जी हाँ। जी सर, सारा के सब पूरे ही होंगे। और बाकी जो होंगे वो शादी में गए होंगे, ठीक है। तो आप जब शादी में बल्ब सजा हुआ देखते हैं तो उसमें मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। बल्ब जो जो सजा हुआ रहता है उसमें लाल पीला हरा ब्लू जा रहा है आ रहा है, इस तरह की चीज़ें दिखेगी। दिवाली पे बहुत सारे, हाँ, अभी दिवाली पे भी बहुत आपको सारी दिखेगा, लाइट्स आती लेकिन जब आप उसको गौर से पार्टिकुलर एक बल्ब को देखिए, ठीक है, तब आपको दिखेगा कि वो जल रहा है, बुझ रहा है, ठीक है, ऑफ ऑन हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, जब बल्ब को 1/10 सेकंड के लिए जलाया बुझाया जाता है तो उसमें मोशन उत्पन्न हो जाता है, वो आपको परसीव होगा एज ए मोशन, ठीक है। और उसी का टाइम बढ़ा के अगर 1/15 कर दें तो मोशन ख़त्म हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को कि और ज़्यादा अगर बढ़ा दीजिएगा तो मोशन नहीं होगा। तो पार्टिकुलर टाइम फिक्स किया गया था कि इस टाइम पर व्यक्ति को जब हम बल्ब को जलाएंगे बुझाएंगे तो उसमें क्या होगा, मोशन दिखने लगेगा। इसी को 5 फेनोमेनन घटना कहा गया। और ये 5 फेनोमेनन घटना जो थी बहुत ही मशहूर हुई और गेस्टाल्टवाद की बुनियाद इसी पर रखी गई। गेस्टाल्टवादियों ने बेसिकली 2 फील्ड में सबसे ज़्यादा काम किया। 90% काम किया उन्होंने परसेप्शन के फील्ड में और 10% काम था उनका लर्निंग के फील्ड में। तो लर्निंग के फील्ड में जो काम किया गेस्टाल्टवादियों ने उसमें कोहलर कोफ्का का नाम आता है, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी की बात की और इनसाइट थ्योरी में उन्होंने होलनेस की बात की। लेकिन जो ज़्यादा काम था वो परसेप्शन पे काम था और परसेप्शन में होलनेस पर बल दिया गया कि हम जब किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो वो एज ए होल करते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने बहुत सारे नियमों का प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने फिगर ग्राउंड परसेप्शन की बात की, आइसोमॉर्फिज्म की बात की, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ठीक है, सेंट्रल नियम उसके बताए, उसके पेरिफेरल नियम बताए, ठीक है। उन्होंने ब्रेन सैटिएशन फेनोमेनन की बात की। क्या बोल रहे हैं दिनेश जी? सर स्टिमुलस फोर्सेस भी तो था। हाँ, नहीं हम बता रहे कोहेसिव फोर्स की बात की और रेस्ट्रेनिंग फोर्स की बात की। इतने तरह के कॉन्सेप्ट वो लोग लेकर आए थे। यानी कुल मिला के उन्होंने परसेप्शन के फील्ड में व्यापक काम किया और सबका आधार उन्होंने होलनेस माना था। अब एक एक चीज़ पर हम आएंगे जितने कॉन्सेप्ट थे उनके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था उनका फिगर ग्राउंड परसेप्शन। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमको फिगर के रूप में दिखाई देता है और बाकी हिस्सा जो होता है वह बैकग्राउंड के रूप में चला जाता है। तो गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि जो चीज़ें आपस में जो चीज़ें सुडौल होती हैं या आपस में जो मिल जाती हैं वो फिगर के रूप में उभर कर चली आती हैं और जो चीज़ें आउट ऑफ फोकस होती हैं वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं। उनका ये भी मानना था कि फिगर हमको तभी दिखाई देगा जब बैकग्राउंड होगा, बिना बैकग्राउंड के फिगर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिना बुरे आदमी के हम अच्छे आदमी की पहचान नहीं कर सकते हैं। अच्छा कौन है कैसे पता चलेगा? कंपेयर करेंगे किससे? बुरे से। तो बिना बैकग्राउंड के आपको फिगर नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड में उन्होंने बताया कि चीज़ें जो होती हैं जो स्टिमुलस जो होता है वो बिखरा हुआ होता है, वो कंबाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए वो वातावरण में बिखर जाता है और वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। लेकिन जो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं वो फिगर के रूप में दिखाई देती हैं। तो फिगर के रूप में दिखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट की बात की, उन्होंने रिवर्सेबल फिगर का इस्तेमाल किया परसेप्शन में। आजकल रोज़ हम देखते हैं फेसबुक पर कि आपको क्या दिख रहा है, जहाज़ दिख रहा है कि घोड़ा दिख रहा है कि मगरमच्छ दिख रहा है, कि कभी कभी रिवर्सेबल पिक्चर आता है। रोज़ देखते हैं कि कुछ ना कुछ डाले रहता है कि आपको क्या दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है, पर्सनालिटी चेक करते हैं।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिवर्सेबल पिक्चर की, और रिवर्सेबल पिक्चर में ये बताया गया कि जब हम रिवर्सेबल पिक्चर को देखते हैं, ठीक है, तो 30 सेकंड के लिए जब हम देखते हैं तो फिगर जो है, जो चीज़ें हमको फिगर में दिख रही थी वो बैकग्राउंड में चली जाती हैं और बैकग्राउंड वाली चीज़ें फिगर में उभर कर चली फिगर में जाती हैं, ठीक है। यहाँ 30 सेकंड है, याद रखिएगा, ये रिवर्सेबल फिगर, ठीक है। तो इन्होंने अपने अध्ययन में ये चीज़ भी बताया कि जैसे ही 30 सेकंड तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं फिगर के रूप में, तो हमारा ब्रेन जो है वो संतृप्त हो जाता है उस स्टिमुलस से, और फिर वो संतृप्त होने के बाद से जो बैकग्राउंड की चीज़ें थी वो उभर कर सामने आ जाती हैं, वो फिगर के रूप में आ जाता है, और जो फिगर के रूप में था वो बैकग्राउंड में चला जाता है। जैसे एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, सास बहू की तस्वीर, या फिर खरगोश और बत्तख की तस्वीर, ठीक है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो रिवर्सेबल पिक्चर हैं। सर सास बहू वाला तो रोबिन वाला है ना? हैं? सास बहू का जो पिक्चर है रोबिन का है, रोबिन का स्टडी था उसमें। हाँ, चलिए, सास बहू की पिक्चर असल में इस्तेमाल हुई थी किसी और काम के लिए, वो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। चलिए अब आ जाएं हम लोग आगे। रिवर्सेबल पिक्चर की बात हो गई, ब्रेन सेटिएशन की बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशन के नियम इन लोगों ने बहुत सारे दिए। 2 नियमों की चर्चा की इन्होंने, सेंट्रल नियम और पेरिफेरल नियम। सेंट्रल नियम में 3 नियम है, सेट है, और कौन कौन सा है? मेंटल सेट, हाँ, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, प्रेग्नेंस, और प्रेग्नेंस, एक और है, लॉ ऑफ क्लोजर। ना ना, क्लोजर नहीं है, प्रेग्नेंस नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों पेरिफेरल में है। हैं? अच्छा, हम बताते हैं, आप सुनिए। हाँ, मोटिवेशन होगा, सेंट्रल थ्योरी में मोटिवेशन होगा, अर्थ का नियम, अर्थगर्भता का नियम, हाँ ये होगा, मोटिवेशनल अर्थ का है, नियम, मोटिवेशन होगा और सेट होगा। निरंतर का नियम है। चलिए हम बता रहे हैं, आइए पहले पेरिफेरल में आ जाइए, तो जो बचेगा सेंट्रल में बच जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ, हेलो, हाँ सर, हाँ, बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के नियमों में 2 तरह के नियम की चर्चा की जाएगी, ठीक है। ये 2 तरह के नियम की चर्चा जो होगी उसमें सेंट्रल थ्योरी और पेरिफेरल थ्योरी दोनों का नाम आता है। पेरिफेरल थ्योरी में सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉ ऑफ सिमिलरिटी। जो स्टिमुलस आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, आपस में सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, वो आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी के बाद से प्रॉक्सिमिटी, जो स्टिमुलस आपस में नज़दीक होंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नज़दीक, ठीक है, जो आपस में जितना ज़्यादा नज़दीक होंगे वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी हो गया। उसके बाद कंटिन्यूटी सर, वेरी गुड, प्रॉक्सिमिटी को नियरनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, ठीक है। सिमेट्री बोल रहे हैं, गुड फिगर का नियम, जो फिगर सुडौल होगा, ठीक है, जो फिगर एकदम सुडौल होगा, वो भी जो ऑब्जेक्ट सुडौल होगा वो फिगर के रूप में उभर के सामने चला आएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसके बाद आपने बताया कॉन्टीन्यूटी, किसी ख़ास दिशा में आने और जाने की जिन स्टिमुलस की प्रवृत्ति होती है वो कॉन्टिन्यूशन में आ जाते हैं और वो ऑर्गेनाइज होकर हमको दिखते हैं। जैसे शादी ब्याह में जो 5 फिनोमिनन है, पार्टिकुलर गोल गोल अगर देखिएगा घूमते हुए कोई चीज़ें दिखती हैं तो वो साथ साथ कॉन्टिन्यूटी भी दर्शाती हैं, एक पैटर्न दिखलाती हैं। इसके बाद से गुड कॉन्टिन्यूएशन हो गया। कॉमन फेट है, कॉमन फेट क्या है आपका? क्लोजर भी है सर। हाँ, क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खास पैटर्न में अगर आप हाँ, एक खास पैटर्न अगर आपको दिखा रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टिमुलस में कुछ पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको कॉमन फेट बोलते हैं, वो आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे आजकल फिगर देखिएगा, दे देगा कि ढूंढिए कि इसमें
5 कहाँ लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारे डॉट 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 हैं, उसमें कुछ डॉट ऐसा है जो थोड़ा सा डार्क होगा, वो ऑर्गेनाइज होकर आपको 5 के रूप में परसीव हो जाएगा। इसके बाद क्लोज़र का नियम है। क्लोज़र का नियम ये बताता है कि स्टिमुलस रिक्त स्थानों को अपने तरफ से भरने की प्रवृत्ति, ठीक है। चीज़ें ब्लैंक हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति उसको अपने तरफ से भर के ऑर्गेनाइज करके देखता है, ठीक है। जैसे त्रिभुज की 3 लाइनें आपस में मिली होनी चाहिए, अगर नहीं भी मिली हुई हैं, जगह खाली है, तब भी हम उसको त्रिभुज के रूप में परसीव कर लेते हैं। तो ये बताया गया कि लॉ ऑफ जो ये है गैप भी बोलते हैं सर क्लोज़र, इसको। ठीक है, हाँ, क्लोज़र का नियम गैप जो भी है ये बोलते हैं। बताता है कि हम रिक्त स्थानों को अपनी तरफ से भर देते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ वो उसका क्या नाम है, Motivation। सेंट्रल थ्योरी पर, ठीक है। तो सेंट्रल थ्योरी बताया गया कि ये जन्मजात नहीं होता है। जो पेरीफेरल थ्योरी थी ये जन्मजात थी, बाय बर्थ हम लोग को ये चीज़ें मिली हैं परसिव करने की। लेकिन जो सेंट्रल थ्योरी है वो बताती है इनेट है, एक्वायर्ड है, लर्न किया हुआ है। इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अर्थ का नियम, ठीक है। व्यक्ति जिन स्टिमुलस का अर्थ समझता है उसे एक ख़ास पैटर्न में देख लेता है, ठीक है, एक ख़ास पैटर्न में उसको परसीव कर लेगा, ठीक है। कोई चीज़ लिखी हुई है, परसीव वो कर लेता है, ठीक है। अब बात करें प्रिंसिपल ऑफ सेट। प्रिंसिपल ऑफ सेट बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सेट? किसी चीज़ के देखने के लिए हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो कैसी है? एक मानसिक प्रवृत्ति अगर सेट हमारे रहता है अंदर सर। उत्पन्न हो हाँ, गई कि मानसिक। किसी चीज़ को हमको कैसे परसीव करना है, तो हम उसको वैसे ही परसीव करते हैं। तो मेंटल सेट अगर आपने बना लिया, ठीक है, मेंटल सेट अगर आपका तैयार हो गया किसी चीज़ के बारे में, तो आपको उसका परसेप्शन वैसे ही होगा जैसा परसेप्शन अब हम लोग करेंगे जितेंद्र के बारे में। जी सर। सेट बन गया, ठीक है। तो मेंटल सेट में परसेप्शन बदल गया ना। अब तक हम लोग बढ़िया ये कर रहे थे कि सारे स्टूडेंट हम लोग के अच्छे हैं, अब हमारा परसेप्शन चेंज कर गया यहाँ, ठीक है। तो जैसे ही आपका मेंटल सेट बदलेगा वैसे ही परसेप्शन करने का तरीका बदल जाएगा। इसके बाद है आपका लॉ ऑफ प्रेग्नेंस। प्रेग्नेंस क्या है आपका? तो इसको हिंदी में अर्थ गर्भता कहते हैं शायद। हाँ, क्या होगा, एक लाइन में समझा लीजिए। अर्थ गवता का तो यही हुआ सर, जिसका हाँ जो अर्थ प्रवृत्ति होती है। अर्थ का अनुभव करने की प्रेरणा, ठीक है। आपको अर्थ समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर दिया जाए, ठीक है, कि राम आम खाया, राम आम खाना, तो आप इसका अर्थ लगा लेंगी, अपने तरफ से इसको पूरा कर लेंगी कि राम ने आम खाया, ठीक है। तो अर्थ आपके समझ में आ रहा है, तो चीज़ों को परसीव हम कर ले रहे हैं, अपने तरफ से उसका मीनिंग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। मीनिंग नहीं है, फिर भी मीनिंगलेस बात है, लेकिन हमने उसमें से अर्थ निकाल लिया। तो ये चूँकि चीज़ों को हम एज ए होल परसीव कर रहे हैं और उसका अर्थ निकाल रहे हैं। छोटा बच्चा जब बोलता है तो ऐसे ही बोलता है, ग्रामेटिकली वो सही नहीं बोलता है, ठीक है, तो हम लोग उसका अर्थ समझ लेते हैं। फिर इसके बाद मोटिवेशनल प्रिंसिपल है, ठीक है। मोटिवेशनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, मोटिव हमारा कौन, बायोलॉजिकल मोटिव हो या इनबॉर्न मोटिव हो, अगर हम मोटिवेटेड हैं तो चीज़ों को हम अपने मोटिवेशन के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूखा है, ठीक है, तो ऑसगुड ने जैसा देखा कि उनके कंपनी के बाहर से जब निकलते थे और उनको भूख लगी रहती थी ऑफिस से बाहर, और सामने 400D को सर वो फूड पढ़ा करते थे, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ यही था उसका खाना,
भूख उसका आवश्यकता था, इसीलिए उसका परसेप्शन भी उसी तरह हो रहा था सर। चांद में भी रोटी नजर आती है, बहुत पहले एक गाना आया था। गाना सुना है रोटी पे, कि भूखे को चांद भी रोटी का टुकड़ा, रोटी का नजर आता है कि ये रोटी है। ठीक है, हाँ, तो ये तो सुना है परसेप्शन सर। क्या है? आवश्यकता, उसकी मोटिवेशन। तो ये वैसे बायोलॉजिकल नीड हो। हाँ, बायोलॉजिकल नीड होगा तो हाँ, ये बायोलॉजिकल में आएगा। बायोलॉजिकल नीड में भूख वाला तो ये होगा, है ना। जी। कहीं लवर का चेहरा नजर आने लगा तब चांद में। सर अभी हम लोगों की आवश्यकता क्या है, वो तो इंटरव्यू इसीलिए कहा कि आवश्यकता देख लीजिएगा कि उसके हिसाब से वो दिखेगा। ठीक है, अगर भूख लगी है तो रोटी दिखेगा चांद। और सर मोनी मैम को हमने बताया कि जितेंद्र जी को बोलिएगा श्रीदेवी को फोन करने के लिए रात में। एक्चुअली जितेंद्र हमको लगता है कि इस ग्रुप से नहीं आते हैं, वो बिहार वाले ग्रुप से आते हैं। ठीक है, बिहार ग्रुप से है सर, बिहार ग्रुप से मैसेज आया, बिहार ग्रुप में हाँ, बिहार मैसेज आया ग्रुप में हुआ है था। वो, हम अपने ग्रुप में नहीं रखे हैं। हम अननोन आदमी को जब तक नहीं जानते हैं अपने ग्रुप में नहीं डालते हैं, तो चूंकि हम वहाँ लिंक भेजते हैं तो वहाँ से आता है लोग। ठीक है, आने दीजिए, हम लोग साइकोलॉजी वाले आदमी हैं, अच्छे से ट्रीट करेंगे। सर इस ग्रुप में आ जाते ना, हाँ। तो वो काम नहीं करते, नहीं आए हो इसीलिए ये काम कर रहे हैं। होता है, कभी कभी आदमी गलती करता है फिर सीखता है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इस फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि ये लर्निंग फैक्टर है, सीखा गया फैक्टर है। ठीक है, कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं तो व्यक्ति अपने आवश्यकताओं के अनुसार ही चीज़ों को परसीव करने लगता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें उसको वैसी ही दिखाई देती हैं। तो ये जो था वो उनका पेरिफेरल सेंट्रल थ्योरी था। सेंट्रल थ्योरी में, सेंट्रल प्रिंसिपल में ये सारी चीज़ें आ गई, 4 चीज़ें। कौन कौन सा? मेंटल सेट आ गया, प्रेगनेंस आ गया, और आपका अर्थगतता का नहीं, हाँ, अर्थ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एंड अल्लाह मोटिवेशन आ गया सर, मोटिवेशन आ गया। ठीक है, 4 चीज़ें आ गई। सर इसके अंतर्गत मेथड ऑफ रेनफोर्समेंट भी तो आ सकता है ना? नहीं, रेनफोर्समेंट से हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? रेनफोर्समेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलिए। कुछ नहीं होगा सर। आप ये सोचिए ना, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप बहुत ध्यान दीजिए होगा, कि लेकिन अगर आपका गोल बहुत ज़्यादा कैचर है, या बहुत ज़्यादा आपको खींचने वाला है, या आपका लक्ष्य जो है आप उसमें कर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके जितने इफ़र्ट होंगे, जितनी कोशिश होगी, जितना मोटिवेशन होगा उस लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य बहुत आकर्षित करने वाला है, तो हम लोग जी उसके लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, जी सर, बहुत मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन परसेप्शन हमारा क्या होगा? परसेप्शन तो पहले ही से हमारा उसका बना हुआ है कि भाई ये हमारे लिए बहुत आकर्षक है, ये नौकरी हमको चाहिए, ये आकर्षण बना हुआ है, और हम लोग मोटिवेटेड हैं तभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन परसेप्शन हमारा, ठीक है, मोटिवेशन की वजह से चेंज तो नहीं हो रहा है। आकर्षण की वजह से हम ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन की वजह से हमारा परसेप्शन बदल नहीं हो रहा। परसेप्शन तो वही है कि भाई हमारा लक्ष्य वही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपका गोल जो है बहुत इम्प्रेसिव होगा, बहुत आकर्षक होगा, उसमें खिंचाव बहुत होगा, तो हम गोल की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और मोटिवेटेड होंगे, हाईली मोटिवेटेड हो जाएंगे, लेकिन हमारा परसेप्शन चेंज नहीं करेगा। परसेप्शन हमारी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, नीड जो है हमारा, वो हमारे परसेप्शन को बदल देता है। इसके लिए एक बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया था, शायद ब्रूनर और पोस्टमैन का एक्सपेरिमेंट था, बच्चों पर वैल्यूज़ को देखने के लिए, और
जी सर ठीक याद आ है, गया। सिक्के का छोटा बड़ा सिक्का साइज करने वाला, सिक्का का है वैल्यू ना। देखा। और जी सर। एक बच्चों को, भूखे बच्चे को रखा गया और प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया गया, और एक अमीर घर के बच्चे, खाए पिए घर के बच्चे थे, उनको रखा गया और उनको ये प्रोजेक्टर से वैसी ही आकृति दिखाई गई। तो गरीब बच्चे जो भूखे थे उनको वो रोटी परसीव हो रहा था, है ना, और जो अमीर बच्चे थे उनको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन समझ में आ रहा था। तो आवश्यकता जिसको जैसी थी उसको चीज़ें वैसी ही दिखती हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टिमुलस बोला गया था सर नहीं, उसको। वैल्यू का अलग एक्सपेरिमेंट था। वैल्यू का एक्सपेरिमेंट ये था, अच्छा। ठीक है, ब्रूनर का ही एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने दो ग्रुप बनाया, एक अमीर के बच्चे का, एक गरीब के बच्चे का। एक गरीब गरीब के बच्चे जी को सर। सेंट जो था वो प्रोजेक्टर से दिखाया गया और उसको बताया गया कि इसको छोटा बड़ा नॉब से किया जा सकता था। तो गरीब के बच्चे ने उस सेंट को, उस सिक्के को बड़ा परसीव किया, ठीक है, बड़ा बताया, और अमीर के बच्चों ने इसको छोटा बताया, जिससे ये पता चला कि अमीर के बच्चे के लिए उस पैसे का वैल्यू कम था, इसलिए उसने उसको अंडर एस्टिमेट किया, और जो गरीब का बच्चा था उसके लिए वो पैसे का वैल्यू बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसने उसको ओवर एस्टिमेट किया। क्लियर है? एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए। याद है सर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड फोर्सेस की, कि जब बात की गई फिगर और ग्राउंड की, कि कुछ चीज़ें फिगर है, कुछ चीज़ें ग्राउंड है, बैकग्राउंड दिखाई, और बिना बैकग्राउंड के फिगर उभर के सामने नहीं आता है। तो इसकी वजह बताई गई, दो फोर्सेस काम करते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं, एक को रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहा गया और एक को कोहेसिव फोर्स कहा गया। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो जिनमें आपस में स्टिमुलस के आपस में मिलने की प्रवृत्ति देखी जाती है, वो आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए वो फिगर के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और जो रेस्ट्रेनिंग फोर्स है उनमें बिखरने की प्रवृत्ति होती है, तो वातावरण में वो बिखराव ला देते हैं, जिस कारण वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं। लेकिन जब भी हम परसीव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो ये दोनों फोर्स एट ए टाइम काम करता है, जिसके वजह से कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में जाती हैं और कुछ चीज़ें फिगर के रूप में उभर कर आती हैं। तो ये दो तरह के फोर्स की बात की गई। फिर है आइसोमॉर्फिज्म, एक और कॉन्सेप्ट दिया आइसोमॉर्फिज्म का। आइसोमॉर्फिज्म का क्या सिद्धांत था, कोई आइडिया है आप लोगों को? जी सर, आया आइडिया। बहुत एक लाइन में हम बताते हैं हाँ। कि विजुअल फील्ड और ब्रेन फील्ड में 1:1 का रेशियो होता है, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। विजुअल फील्ड में 2 बल्ब जलाए गए, ठीक है, और उनको मूव कराया गया। तो एक टाइम में 2 बल्ब ऐसे जला और ये मूव करने लगा, तो मूव करने लगा तो अब कितना दिख रहा है? अच्छा, ये देखिए कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है सर। 2 दिख रहा है ना, 2 उंगली। समझिए ये 2 बल्ब है, अब हम इसको मूव करा रहे हैं, एक बल्ब, एक दिख रहा है। ठीक है। तो विजुअल फील्ड में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, ठीक है, वैसे वैसे ब्रेन फील्ड भी चेंज कर जाता है। विजुअल फील्ड में जैसे ही ये 2 स्टिमुलस आमने सामने आ गए, ब्रेन फील्ड में भी परिवर्तन होता है। इसी को कहा गया आइसोमॉर्फिज्म का सिद्धांत, ठीक है, कि ब्रेन फील्ड भी चेंज कर जाता है अगर विजुअल फील्ड में परिवर्तन होता है। 2 की जगह आपको 1 दिखने लगा, ठीक है। गेस्टाल्टवादियों ने जो इसके लर्निंग के फील्ड में जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था? इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी, ठीक है, कोहलर और कोफका का। कोई बताएगा इनसाइट थ्योरी क्या है? सर इसमें प्राणी के अंदर जो है किसी समस्या के प्रति एक अचानक एक सूझ उत्पन्न होता है, इंसाइट उत्पन्न होता है और अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। अच्छा, ट्रायल और एरर भी था सर। ट्रायल एंड एरर हमको यहाँ नहीं है, हम यहाँ गेस्टाल्टवादी की बात कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। सर उन्होंने अपना सुल्तान नामक एक चिंपांजी पे अपना प्रयोग किया था। और सर बॉक्स में उसको बंद कर दिया था, उसमें कुछ बॉक्सेस थे और एक वो छड़ी भी थी जो कि हिलने डुलने पर वो बड़ी हो सकती थी। तो मैम एक दिन अटेम्प्ट ले रहा है केला पकड़ने के लिए केला डाल दिया, हाँ। और अचानक से वो छड़ी जुड़ करके लंबी हो जाती है और उसको केला मिल जाता है। तो वो एक इनसाइट थ्योरी में बेसिकली काम किया गया था कि जब हम
इनसाइड थ्योरी बेस था गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत पर कि हम वातावरण में जो स्टिमुलस है उसका परसेप्शन एज ए होल करते हैं, ठीक है, और जब एज ए होल करते हैं तब हम चीज़ों को सीख पाते हैं या समस्या का समाधान कर पाते हैं। इसके लिए इन लोगों ने एक सुल्तान नाम के बनमानुस पर 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक स्टिक रिलेटेड एक्सपेरिमेंट छड़ी से संबंधित और दूसरा बॉक्स और एक रिलेटेड केला। एक्सपेरिमेंट। छड़ी एक्सपेरिमेंट जो था उसमें एक पिंजड़े में सुल्तान नाम के बनमानुस को रखा गया जो कि भूखा था, और उस पिंजड़े में 2 छड़ी रख दी गई जिसकी बनावट ऐसी थी कि वो आपस में जुड़ सकती थी। कि पिंजड़े के बाहर केला रखा गया, बनमानुस ने पूरी कोशिश की, हाथ से पैर से कोशिश किया, फिर एक छड़ी उठाई, छड़ी से भी उसने कोशिश किया, लेकिन वो थक हार के बैठ गया, वो केले तक नहीं पहुंच पाया। जब नहीं पहुंच पाया और थक हार के बैठ गया तो उसने पूरे पिंजड़े को परसीव किया, ठीक है, और परसीव करने के बाद उसने कहा आहा। जी हाँ जी। जी ठीक है। एक्सप्रेशन। क्या था? आहा फेनोमेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेप्सी पीने के बाद भी आता है। पेप्सी का प्रचार देखिए तो कहेगा कि आहा, पुराना प्रचार पेप्सी का देखिएगा ना, तुम्हें आहा मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि जितने लोग पीते हैं सब सुल्तान हैं। और वो सुल्तान सलमान खान वाला मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है इस थ्योरी में कि 4 पीरियड हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, ठीक है। सबसे पहला क्या है? परसेप्शन, ठीक है, एज ए होल परसेप्शन, ठीक है। जैसे ही आप एज ए होल परसेप्शन कीजिएगा, जब आप इन्वायरमेंट को देखिएगा, ठीक है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर उसमें 4 स्टेजेस आते हैं। इंक्यूबेशन है, ठीक है, इल्यूमिनेशन है, प्रिपरेशन है, एक और हम भूल रहे हैं। तो बंदर ने पहले कोशिश किया, ठीक है, उसके बाद वो फेल हो गया, जो वो रेस्ट पीरियड में गया वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब वो दिमाग उसका अब थक गया, थक के हार के बैठ गया, तो ये पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। जब आप समस्या को छोड़ दीजिएगा उसके हाल पे तो आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। तो अचानक इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन के बाद इल्यूमिनेशन आता है, ठीक है, अचानक दिमाग में बत्ती जलेगी और आप प्रॉब्लम को, ये क्रिएटिव थिंकिंग का है ना? हाँ हाँ प्रिपरेशन। हाँ हाँ, वहीं से लीजिए इसको, आप याद कीजिए, बताइए तो चारों क्या है? प्रिपरेशन, हाँ, उसके बाद इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। वेरी गुड, ठीक है। इसी में वो 2 चीज़ें जो हैं वो होती हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ जो 2 चीज़ें हैं वो इंक्यूबेशन है और इल्यूमिनेशन है। और इल्यूमिनेशन के बाद वो वेरीफाई करता है, उसको आइडिया आ गया कि डंडा अगर हम जोड़ लें तो हम केला खा सकते हैं, तो वेरीफाई कर लिया उसने, जोड़ के केला खींच के खा लिया। ऐसा ही प्रयोग था, ठीक है। दूसरा प्रयोग उन्होंने बॉक्स रिलेटेड प्रॉब्लम पर किया, ठीक है। कमरे में 3 डब्बा रख दिया गया 3 कोने पर, और छत के ऊपर केले को बांध दिया गया और सुल्तान को छोड़ दिया गया। सुल्तान बहुत उछला कूदा लेकिन पहुंच नहीं पाया, फिर वो थक हार के कमरे में बैठ गया और अचानक उसको कमरे को उसने परसीव किया, ठीक है। जब उसने कमरे को एज ए होल परसीव किया तो देखा कि ओ गुड आइडिया, तुरंत उसने बॉक्स पे बॉक्स रख के चढ़ के उसने केला तोड़ के खा लिया। तो जब तक आप चीज़ों को एज ए होल ऑर्गेनाइज करके परसीव नहीं कीजिएगा तब तक आपको समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। ऐसा है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार, ठीक है। तो बेसिकली गेस्टाल्ट स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन था वो परसेप्शन और लर्निंग के फील्ड में था, और इसमें 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। वॉर्दाइमर जो कि फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जाने जाते थे, कोहलर और कोफका जो कि इनसाइड थ्योरी के लिए जाने जाते थे, रूबिन का नाम भी आता है जिन्होंने फिगर ग्राउंड परसेप्शन की बात की थी। रूबिन, पूछना चाहते हैं, लेविन का भी आता है, हैं? बट लेविन अलग कहानी है। लेविन इस गेस्टाल्टवादी में बाद में उसी फील्ड से थे, लेकिन लेविन का कोई काम ऐसा नहीं था, पर्सनालिटी के क्षेत्र में उनका काम है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे?
हाँ सर, मुझे देखिए ये कोहलर और कोफका जो थे वर्धामर के शिष्य थे या सहयोगी थे सर? ये बड़ा कन्फ्यूज़न है हमको, मेरे ख्याल से सहयोगी सर। सहयोगी थे। कहीं सर सहयोगी। कहीं सहयोगी दिखा, कहीं शिष्य मैंने देखा है। असल में उसको कलिग्स मान लीजिए ना, कलिग्स मान लीजिए, उसको कलिग्स ही बोलिए, सहयोगी ही बोलिए। सर वर्धाइमर एट ऑल लिखा रहता है मोस्टली, हाँ, तो उसका मतलब तो सहयोगी ही हुआ। थे वो, जैसे फ्रायड के साथ एडलर और यूंग थे, ठीक है, वैसे ही वो लोग भी थे वहाँ। सर इसका गेस्टाल्ट का जो है थिंकिंग के संदर्भ में भी तो स्टडी हुआ है ना? हाँ जो बिल्कुल, productive thinking क्या है थिंकिंग में, बोलिए। सर आप ही बतला दीजिए सर। कोई आइडिया? हमको तो याद नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में था, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात तो हम लोगों ने किया था। इंसाइट की बात कही थी उन्होंने। तो इनसाइट की बात तो हम लोग बता चुके, इनसाइट थ्योरी ही पूरा हम लोगों ने बता दिया, वो लर्निंग था। थिंकिंग में इंसाइट की रोल है। तो थिंकिंग जो है, थिंकिंग है क्या, व्हाट इज, पहले थिंकिंग समझ लीजिए कि थिंकिंग क्या है। कोई परिभाषित कर दे थिंकिंग को, तो वहीं से हम लोग सॉल्यूशन ले लेंगे। किसी भी समस्या से समाधान के बीच की जो प्रक्रिया होती है, समस्या और समाधान के बीच का प्रोसेस, किसी समस्या से समाधान के बीच का प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की बात तो हम लोग कर ही रहे थे ना, जो दोनों प्रॉब्लम था, स्टिक प्रॉब्लम और बॉक्स प्रॉब्लम ही था ना वो। तो थिंकिंग की प्रक्रिया तो चली ही ना। जी हाँ जी हाँ। क्लियर है? हम अभी देख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कोहलर कनेक्टेड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टू द नेचुरल साइंस, arguing that organic phenomena are example of holism at work. He also studies hearing and looked at problem solving abilities in chimpanzees. चिंपैंजीज में वही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को देखा। तो ये थिंकिंग जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही रिलेटेड था, ठीक है। जी हाँ जी। जो एक चीज़ और था, एक्सपेक्टेशन की भी बात कही इन लोगों ने, जिसको हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। मोटिवेशन की तो बात हम लोगों ने की कि हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं, अगर हमारी मोटिवेशन जो है हमारे परसेप्शन को प्रभावित करता है, एक्सपेक्टेशन भी हमारे परसेप्शन को प्रभावित करता है। जो हम उम्मीद करते हैं, मोटिवेशन के साथ साथ एक्सपेक्टेशन समझ रही हैं? आकांक्षा तो एस्पिरेशन हो गया, एक्सपेक्टेशन उम्मीद। हाँ, आज जो हुआ जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत था अश्विया से कि अश्विया UPSC को आराम से क्रैक कर लेंगी, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आया। उनसे जो पुअर स्टूडेंट था उनका आ गया। एक्सपेक्टेशन क्या होगा? परसेप्शन बदला, हमारा तो नहीं बदला अश्विया के अगेंस्ट, लेकिन सोसाइटी का ज़रूर बदल गया होगा। घर वाले जो होंगे, अदर जो लोग होंगे मेंबर, उनके एक्सपेक्टेशन जो होंगे उनके हिसाब से उनका परसेप्शन बदल गया होगा कि अरे इसका तो हुआ नहीं, इसमें वो मेरिट नहीं है। लेकिन हम लोग चूँकि एक प्लेटफॉर्म पे थे तो हमारा परसेप्शन नहीं बदला। हम जान रहे हैं कि नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी वजह है। अभी आपको हम बता दें कि हमारे 2 टीचर हैं हमारे जानने वाले हिंदी में, ठीक है। एक BC में है, एक शेड्यूल कास्ट में है। BC में जो है उनका कट ऑफ जो है 76 है, उनका जो स्कोरिंग है APA वो 76 है, और जो शेड्यूल कास्ट में है उसका 45 है। अब आप बताइए कि जब कट ऑफ तैयार हुआ तो 78 नंबर BC का है, 76 वाला तो बाहर हो गया, बाहर हो गया ना, और 45 वाला अंदर है आराम से। तो ये जो चीज़ें हैं ये आदमी के मेरिट को नहीं करती हैं,
मतलब मेरिट को हम इससे पकड़ नहीं सकते हैं, मेरिट जिसका जहाँ है वहाँ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्सपेक्टेशन, आपको उम्मीदें होती हैं, हमको उम्मीद था कि उनका हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ में ही छट गए बेचारे, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 78 कट ऑफ है और उनका मैक्सिमम 76 जा रहा है। तो चीज़ें ऐसी भी होंगी, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बदल जाएंगे। जब हम किसी चीज़ उम्मीद किसी चीज़ से कर लेंगे तो हमारा नज़रिया भी बदलने लगता है। यही बात कही गई है मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन में हमारा भूख प्यास की बात की गई, ठीक है, जो मोटिव है, जो नीड्स हैं उनकी बात की गई, और एक्सपेक्टेशन में बात की गई कि हमारा गोल कैसा है, वो हमारे बिहेवियर, हमारे चीज़ों को कहाँ तक परसीव करने में मदद करेगा, ठीक है। इसमें बैलेंस करनी जो कॉग्निटिव फैक्टर का यूज होता है सर, जहाँ हैं कॉग्निटिव, इसमें कॉग्निटिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा सर इसमें। अब आप सोचिए कि यूपी में हम पीजीटी पास कर गए, इंटरव्यू दे दिया, सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन नहीं किया, एक्सपेक्टेशन हमको बिहार से ज़्यादा था, हमको पता है कि हम यहाँ आएंगे तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो जो कर्षण शक्ति थी उस गोल में, उस पॉइंट पर हमको खींच नहीं पाया वो। आ रही बात समझ में? तो एक्सपेक्टेशन हमको था भी नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन यहाँ है, उम्मीद यहाँ है, यहाँ शायद ना हो, तब हम औंधे मुँह गिर जाएंगे, हो सकता है, ठीक है। चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा फिर बदल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हद तक हमारे परसेप्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो आज हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी क्लियर कर लिए। गेस्टाल्ट थ्योरी को बेसिकली हम कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं इन लोग के हिसाब से? लर्निंग में, परसेप्शन में, थेरेपी में। गेस्टाल्ट थेरेपी है ना एक, क्या कहता है गेस्टाल्ट थेरेपी? याद नहीं है किसी को? इसमें अवेयरनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस किया गया है, ठीक है। जो की कंपोनेंट है इसमें, या की कॉन्सेप्ट हम कहें, उसमें आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अवेयरनेस है। इसमें व्यक्ति को अवेयर किया जाता है उसकी क्वालिटी से, और उसको जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है, कि मैं ये कर सकता हूँ, याद है। और साथ ही साथ उनको प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब थेरेपी में ये मददगार होता है, ठीक है। ग्रुप थेरेपी के सपोर्ट में ये थेरेपी खड़ी होती है। ग्रुप थेरेपी तो खुद सपोर्टिव थेरेपी है, ये उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। क्लियर है? किसी को पूछना है कुछ? प्रोडक्टिव थिंकिंग जो है, जिसकी थिंकिंग की चर्चा के गेस्टाल्ट वादियों ने जो किया था, उसमें उन्होंने बताया था शायद मेरे ख्याल से कि पार्ट की अपेक्षा होल के प्रति लोगों को थिंकिंग करना चाहिए। और तो इनका तो कॉन्सेप्ट ही यही था ना दिनेश जी, इनका तो कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप जब तक एज ए होल किसी चीज़ को परसीव नहीं करेंगे, ठीक है, आप ना तो ठीक ढंग से परसेप्शन कर सकते हैं, ना आपकी थिंकिंग, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से तो यही प्रूव किया था ना इन्होंने कि पार्ट का थिंकिंग जो है वो होल की थिंकिंग बराबर नहीं हो सकती है। पार्ट का परसेप्शन होल के परसेप्शन के बराबर कभी नहीं हो सकता है। और कोई मोनी, कोई सवाल? नमिता? गेस्टाल्ट थेरेपी में ही ना सर, टॉप डॉग और अंडर डॉग करके एक कंसेप्ट हाँ था। हाँ हाँ, अरे सब छूटता जा रहा, हम इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हमको बड़ा दिक्कत होता।